हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट करते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं, या तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो रेडिएशन होगी वो एक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की होगी, जिससे कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे और एक करंट आ जाएगा। और इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट हर्ट्ज ने, डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हर्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक इस टाइप से एक सील्ड ग्लास ट्यूब होगी। हमारे पास ये एक सील्ड ग्लास ट्यूब हो गई। इधर से ये बंद है, इधर से भी ये बंद है, बीच में कुछ नहीं है। और इधर हमने लगा दिया एक डिटेक्टर, या जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, एंड इट इज कनेक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसे ये एक एनोड से इसको कनेक्ट कर दिया। दूसरी साइड है हमारे पास इस टाइप से मेटल का बना हुआ एक इंक्लाइन टाइप सरफेस, ऐसे। और ये रहा हमारा कैथोड। बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। बीच में यहाँ पर करंट मेजर करने के लिए हमने एक अमीटर लगा दिया, इस टाइप से। अब रेडिएशन आएंगे इस मेटल सरफेस पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ऐसे। एंड दीज इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव एनोड, यहाँ शिफ्ट होंगे, जिससे इस अमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा और हम करंट मेजर कर लेंगे। ये है हमारे पास मेटल की सरफेस, ये है मेटल सरफेस। ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गया, या कोई भी रेडिएशन है हमारे पास, इसको हम डिटेक्टर या कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट कर रहा हूँ, ये अमीटर हो गया। और इधर हमारे पास वैक्यूम है, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं और से डेवलप नहीं हो रहे, वैक्यूम है। ये बैटरी के इलेक्ट्रोड्स हो गए। तो ये एक अरेंजमेंट किया था हर्ट्ज ने, और ये हम डिस्कस कर रहे हैं किस रेफरेंस में? ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एक्चुअली फोटोन, यानी डिसकंटिन्यूस नेचर है, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर फॉल किए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाला, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से सर्किट पूरा हो गया, ये देखिए, तो करंट फ्लो हो गया, इसीलिए इस करंट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ड्यू टू द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको लिख सकते हैं द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। मेटल सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल ऑन exposure to a beam of light is named as photoelectric effect. इन शॉर्ट PEE बोल देते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे ये मेटल हमने ली यहाँ पर, मेटल की सरफेस, जहाँ से हमें
रेडिएशन के बाद इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। तो ऐसी मेटल लेनी चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जैसे हम यहाँ पर ले सकते हैं पोटेशियम मेटल, रुबीडियम मेटल या सीजियम मेटल। ऐसी मेटल लेनी है, आयनाइजेशन एनर्जी लो हो, जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हमें ये एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आसानी से हो जाए। अब ये एक्सपेरिमेंट, पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूव कर रहा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो हमने फॉल यहाँ पर कराए हैं, ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है। इसके लिए हम कुछ चीज़ें और ध्यान देते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक मेटल की सरफेस हो गई, ये मेटल सरफेस हो गई ऐसे, यही वो मेटल थी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे, इस टाइप से। और इसमें बहुत सारे हमारे पास एटम्स पड़े होंगे ऐसे, ये सीजियम मेटल है या कोई भी, और इनकी विसिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी के वैलेंस शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दूर तक ये। और क्योंकि हमारे पास ये मेटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल या कोई भी वैलेंस शेल है जहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो वैलेंस शेल ही होगा, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया और इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यही है फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान है? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा बिटवीन न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है एंड इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो अब जब भी हम रेडिएशन यहाँ पर डालेंगे तो हमें इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देनी है रेडिएशन के थ्रू कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स थी ये ओवरकम हो जाए, ओवरकम होकर अब इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जाइज होगा कि सरफेस पर आ जाएगा, यहाँ सरफेस पर आ जाएगा इस तरीके से। और हर मेटल की ये अट्रैक्शन फोर्स स्पेसिफिक होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज स्पेसिफिक होगा। जैसे पोटेशियम ले, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2, 8 और उसके बाद 8 एंड देन 1 होगा। तो पोटेशियम का कोई भी होगा, हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, 19 एटॉमिक नंबर, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन का गैप देखना है। सोडियम होता मान लो, तो कन्फिग्रेशन होता 2, 8, 1, तो अब ये गैप थोड़ा कम हो गया होता, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हर मेटल के लिए ये एनर्जी, जिसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। और इसको ओवरकम करने के लिए हमें यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम डाल रहे हैं या जो भी रेडिएशन हम डाल रहे हैं, उसकी एनर्जी कम से कम मिनिमम इक्वल होनी चाहिए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के, तब तो ये इलेक्ट्रॉन हम निकाल पाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। राइट? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है जब तक इतनी एनर्जी ना दे। तो इस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। आप इसको एक तरह की बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डेज है, बंधे हुए हैं दोनों। और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कम से कम इतनी तो डालनी ही पड़ेगी, इससे ज़्यादा डालें तो अच्छी बात है, इससे कम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, थ्रेशहोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन हो गई, each element
require minimum energy to eject the electrons from the metal surface. मेटल सरफेस से मतलब यहाँ लूजली बॉन्डेड है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं E नॉट से, या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इतनी एनर्जी तो आपको डालनी ही पड़ेगी। जैसे मान लें कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, तो आपको इंसिडेंट रेडिएशन कम से कम x इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालना ही पड़ेगा या उससे ज़्यादा डालना पड़ेगा, राइट? तो ये तो हो गई हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी एनर्जी तो चाहिए। तो अगर हमारे पास ये फिर से वही मेटल सरफेस ले लिया और बहुत सारे ये न्यूक्लियस हैं जिनके साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, ये हमने इलेक्ट्रॉन बना दिया, इसके साथ यहाँ बॉन्डेड है, इसके साथ यहाँ बॉन्डेड है, इसके साथ यहाँ बॉन्डेड है, इसके साथ ये वैलेंस शेल के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो हम जब इस पर इंसिडेंट रेडिएशन डालेंगे तो इस इंसिडेंट रेडिएशन की कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आई, क्योंकि E नॉट है तो इट्स शुड प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट। इतनी फ्रीक्वेंसी तो हमें चाहिए वर्क फंक्शन के बराबर। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम, जैसे हमने एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा था, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। अब अगर हमने यहां पर कोई एक E एनर्जी की रेडिएशन डाल दी, यहां पर E एनर्जी की रेडिएशन डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां आ जाएगा। अब अगर E एनर्जी ज़्यादा है E नॉट से, मतलब ये वैल्यू मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी सपोज, और आपने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल दी, तो बहुत अच्छी बात है। 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज़ हो गई एज वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, सरफेस तक लाने में, यहाँ तक लाने में, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, यहाँ तक ले आएगी। तो बची कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे वो मूव करेगा, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज हाफ mv²। मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन डाली है आपने, वो इंसिडेंट रेडिएशन दो तरह से यूज होगी, एक होगी वर्क फंक्शन के लिए और एक होगी काइनेटिक एनर्जी के लिए। हाँ, अगर E की वैल्यू E नॉट के बराबर हो, इफ, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, सिर्फ सरफेस पर आएगा, रुक जाएगा, लेकिन निकलेगा जरूर। तो मूव कराने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो अब हम अगर प्लैंक्स को यूज करें तो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और E नॉट हो गया हमारा एच न्यू नॉट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया। तो हमारी इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे आ गया। मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो हमें हर हाल में चाहिए ही चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस की। अब इसको हम अगले पेज पर फिर ले जाते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी
वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो, ग्राफ बनाना हो, तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे या कैसा बनेगा? देखिए, हम फिर से वही मेटल सरफेस, क्योंकि सारा काम उसी को लेकर हो रहा है। ये लिया, यहाँ एक न्यूक्लियस था, इस बार एक ही की बात करते हैं, और ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसके साथ बॉन्डेड है। मान लो आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ न्यू डाली, एंड सपोज इट इज लेस देन न्यू नॉट, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, बाहर नहीं आएगा। बाहर ही नहीं आया तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही नहीं है। फिर आप न्यू की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते 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 आप किसके बराबर पहुंचा दें? मान लो न्यू नॉट के। अब तो बढ़ जाए, अब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर वैल्यू इंक्रीज करके न्यू नॉट के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट। और अगर न्यू की वैल्यू आपने न्यू नॉट से बढ़ा दी इंसिडेंट रेडिएशन की, तो इलेक्ट्रॉन विल रिमूव, इजेक्ट तो होगा ही, एज वेल एज विद सम काइनेटिक एनर्जी भी होगी उसके अंदर, क्योंकि जो बाकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो बची है उससे काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम एक ऑप्टिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम एक ऑप्टिमम वैल्यू यानी न्यू नॉट तक नहीं पहुंच जाते, तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी ही नहीं आएगी। तो अगर हम अब ग्राफिकल एनालिसिस देखें इसका, इस टाइप से, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये तो बच्चों हमें जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा मिलता है, ओरिजिन से शुरू नहीं होता। क्यों शुरू नहीं होता? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो ही होगी, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ तक यानी न्यू नॉट तक नहीं पहुँच जाएंगे, इस वैल्यू तक नहीं पहुँच जाएंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं। और अगर आपने अब इसके बाद भी बढ़ानी शुरू की फ्रीक्वेंसी, तब बाकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, इसीलिए ग्राफ ओरिजिन से शुरू नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमें ग्राफ मिल जाता है। तो ग्राफ इज क्लियर, और यहाँ जो स्लोप आता है दैट इज इक्वल टू एच, स्लोप एच के बराबर आता है, राइट। और साथ में अब हम एक पॉइंट पर यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है कैसे पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कर रही है, वेव नेचर को जस्टिफाई नहीं करती। इसके लिए अब हम फिर से वही मेटल सरफेस लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये रहा हमारा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका कुछ वर्क फंक्शन है, और वर्क फंक्शन की वैल्यू सपोज कुछ भी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी है, इतनी बाइंडिंग एनर्जी। आपने यहाँ से कुछ फ्रीक्वेंसी डाली, और सपोज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी न्यू नॉट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन सर्टेनली इजेक्ट नहीं होगा, ये तो हमने बता ही दिया। लेकिन जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इफ़ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तो बिना किसी टाइम गैप के इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कोई टाइम गैप नहीं होता, यहाँ आ जाएगा। और ज़्यादा कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, इफ़ वी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन will remain same, जितने निकल रहे थे उतने ही निकलेंगे। हाँ, बस इतना है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी,
अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे हैं उतने ही निकलेंगे, तो उससे क्या होगा, जैसे ये सरफेस, याद है एक्सपेरिमेंट हमने किया था अभी, ये मेटल की सरफेस और ये हो गया हमारा कलेक्टर ऐसे। तो हमने यहाँ पर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, तो न्यू इंक्रीज कर दिया। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन पहले धीरे निकल रहे होंगे तो शायद अब फास्ट से निकल रहे थे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बस तेजी से मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। अगर हम इसको वेव नेचर मान लें, कैसे प्रूव करेंगे कि पार्टिकल नहीं है वेव है, पार्टिकल है वेव नेचर नहीं है। अगर हम मान लें वेव है, वेव नेचर है, तो हम जानते हैं कि मैक्सवेल ने कहा था कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट। और प्लैंक्स ने कहा था कि पार्टिकल है तो पार्टिकल के हिसाब से E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड E इज इक्वल्स टू एच न्यू, दोनों बातें हैं। तो अगर हम वेव नेचर मान लें, सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर वेव, यहां भी ये वेव है, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, सपोज इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेव के हिसाब से एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए, एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। एनर्जी इंक्रीज होगी इंसिडेंट रेडिएशन की, इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी इंक्रीज हुई, तो काइनेटिक एनर्जी शुड इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि इस एक्सपेरिमेंट में, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जब हमने इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाई है, ये रहा वही हमारे पास न्यूक्लियस, ये 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 न्यूक्लियस, इस टाइप से, और इन्हीं सब के साथ बंधे हैं कौन, हमारे इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो अभी तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब इंटेंसिटी बढ़ाने से, ये लीजिए, इंटेंसिटी बढ़ाने से वेव नेचर के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़नी चाहिए थी और काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे थे उससे ज़्यादा निकलने लगे ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। लेकिन होना क्या चाहिए था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी तो वही की वही रही, बस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। और फॉर पार्टिकल, पार्टिकल के लिए अगर हम देखें, पार्टिकल के लिए हम देखें इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, यानी पार्टिकल मानते हुए देखें तो ये होता है नंबर ऑफ फोटोन्स या पार्टिकल फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये होता है। लेकिन वेव के लिए इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी बढ़ना, पार्टिकल के लिए इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर बढ़ना, एनर्जी नहीं, नंबर बढ़ना। तो अगर हमने इंक्रीज की इंटेंसिटी तो हमारे वेव के हिसाब से बढ़ने चाहिए थी एनर्जी, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी बढ़ाने से हुआ एक्चुअल क्या कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए जो सरफेस पर आ रहे थे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा निकलने लगे तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या रही, सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने लगे। ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं?
क्योंकि हमारे पास जो ये इंस्ट्रूमेंट था जिसमें यहाँ हमने अमीटर लगाया था, ये ऐसे, जो करंट को मेज़र कर रहा था, ऐसे ये कलेक्टर हो गया था हमारे पास इस तरीके से। तो जैसे ही हमने इंटेंसिटी इंक्रीज़ की वैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज़्यादा ट्रैवल करेंगे और फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएगा, यानी करंट बढ़ा था, करंट इंक्रीज हुआ था। वो तो डिफ्लेक्शन से देख सकते हैं, ना कि काइनेटिक एनर्जी। और करंट बढ़ने का मतलब है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब ज़्यादा रेडिएशन आएंगे। तो हमारे हिसाब से अगर हम वेव नेचर मान लेते हैं उसको, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी क्या? करंट बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। और करंट तभी बढ़ेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये नेचर किसको प्रूव करने लगा? एक तो पार्टिकल को प्रूव करने लगा। मतलब अब अगर हम एक, चलिए यहीं पर या नेक्स्ट पेज पर ग्राफ बनाते हैं। अगर अब हम ग्राफ बनाएं, प्रीवियस केस की तरह, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हम लिखें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, दैट विल रिमेन सेम। वो हमारे पास कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ये अगर हम फिर से एक ग्राफ लें और इंटेंसिटी वर्सेस इंटेंसिटी वर्सेस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ बनाए, तब हमें ये ग्राफ ऐसा मिलता है। मतलब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो ये प्रूव करने लगा कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, वेव नहीं है। ये एक पार्टिकल है, वेव नहीं है। अनदर एस्पेक्ट जो हम थ्योरेटिकली समझा सकते हैं वो है कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल का कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये जिसको हमें निकालना है। अभी फिर से हम मान लें कि ये हमारे पास वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्क फंक्शन की वैल्यू है, सपोज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और हमने मान लो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाली। अब अगर ये वेव है तो इनको होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। तो अगर हम कंटिन्यूसली एनर्जी इसको दिए चले जा रहे हैं, कंटिन्यूसली वी आर स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वेव, सो कंटिन्यूस। तो भले ही इसको अभी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रही है, लेकिन ये कंटिन्यूस मिल रही है, तो धीरे 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 ये एनर्जाइज होता रहेगा, एनर्जाइज होता रहेगा, और एनर्जाइज होगा और एनर्जाइज होगा, और एक बार इतनी एनर्जी रख लेगा कि एमिट हो जाएगा। यानी लेटर और सूनर इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए, देर से ही सही लेकिन निकलेगा। जैसे आपने क्या किया, एक आयरन की रॉड ली Fe, और इसके नीचे आपने कंटिन्यूस हीट करना शुरू किया। तो कंटिन्यूस हीट करते जा रहे हैं तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि इसको अगर हम कंटिन्यूस एनर्जी देते रहें तो ये धीरे धीरे एनर्जी लेता रहेगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नेवर ऑब्जर्व्ड, कभी नहीं मिला, चाहे कितनी भी देर तक हम डालते रहे। और एज सुन एज एनर्जी की वैल्यू हमने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो बिना किसी टाइम गैप के ये इलेक्ट्रॉन फट से निकलकर बाहर आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में। तो फर्स्ट अगर हम कंक्लूजन निकालें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो काइनेटिक एनर्जी सेम while current increase, and if energy of incident radiation is less than work function, electron will never eject, कभी भी इजेक्ट नहीं होता, कभी भी बाहर की तरफ नहीं आएगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है, वेव नहीं है। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस्ड। एक क्वेश्चन लिखते हैं, द मिनिमम एनर्जी required to overcome the attractive force between electron and the surface of metal M, कोई मेटल है M, is 7.52 into 10 raised to the power minus 19 joules. What will be the maximum kinetic energy of electron ejected from metal M, which is being exposed to radiation of lambda 3.6 एंगस्ट्रॉम। ऐसे तो सॉल्यूशन में देखते हैं, पहले इसको ग्राफिक मतलब पिक्चराइज कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन। हमारे पास कोई मेटल है M जिसमें एक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, और इन दो के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो दी है ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू आपको E नॉट दे दी, कितनी है 7.52 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल, इतनी दी। अब आपने यहाँ पर एक रेडिएशन डाला जिसका लैम्डा था 3.6 एंगस्ट्रॉम के बराबर, राइट। तो बताइए कि काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, ये भी हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एनर्जी को, इस लैम्डा को हम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में बदलेंगे, विच इज़ इक्वल टू एच न्यू विच इज़ इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो h हो गया 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 जूल्स में ले आए हम, मतलब ऐसा ही सिस्टम में 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, और लैम्डा हो गया हमारे पास 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर में बदल। ठीक है जी। अब अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो 6.626 मल्टीप्लाई बाई 3
ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास 19.878 इंटू 10⁻⁴। अब ये -34 है, ये +8 है, तो ये हो गया -26 डिवाइड बाई 3.6 इंटू 10⁻⁻10। तो इसी वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं 3.6 से। तो E ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आया हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻⁻26 प्लस 10, इतने जूल हो गया। मतलब ये हो गया 5.5 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स, इतनी वैल्यू हो गई। ठीक है जी, ये वैल्यू हो गई। और ये एनर्जी आपको चाहिए थी वर्क फंक्शन की, ये वर्क फंक्शन हो गया। तो अगर हम फॉर्मूला रखें E इज इक्वल्स टू E0 प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो अब हम क्या लिखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E माइनस E0। देयरफॉर E की वैल्यू है हमारे पास 5.5 इंटू 10⁻⁻16 माइनस E0 की वैल्यू है 7.52 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिए गैप बहुत बड़ा है, फिर भी हम सॉल्व करें तो ये हो गया 5 और उसके बाद 2 0 और आ गए, तो ये हो गया हमारे पास 10⁻⁻19 माइनस 7.52 इंटू 10⁻⁻19। तो नाउ इट बिकम्स इजी, हम 10⁻⁻19 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो अब वैल्यू बन जाएगी आपके पास 5500 माइनस 7.52, तो वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, 5492.5 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, या आप लिख सकते हो 5.4925 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स। इतनी जूल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। When a certain metal was irradiated, irradiated का मतलब जिस पर रेडिएशन डाले गए हों, with light of frequency 3.2 into 10⁻16 hertz, the photoelectron emitted has twice the kinetic energy as did photoelectrons emitted when the same metal was irradiated। सेम मेटल की बात कर रहे हैं, with light of frequency 2 into 10⁻16 hertz। Now calculate the threshold frequency of metal। ये सवाल है। अब इस सवाल में अगर हम पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं या फिर सॉल्यूशन देखिए। आपको यहाँ दो केस दिए गए हैं। पहले केस में कहा गया है कि हमारे पास एक मेटल थी जिसका यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इसको हमने एक फ्रीक्वेंसी दी न्यू,
जिसकी वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻16 की। वही मेटल है आपके पास, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। इसको आपने फ्रीक्वेंसी दी 2 इंटू, इसको फ्रीक्वेंसी दी 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज की। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ निकला इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी 1 थी, यहाँ निकला इलेक्ट्रॉन तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 2 थी। इसको हम ν1 मान लें, इसको हम ν2 मान लेते हैं। तो साथ में लिखा है व्हेन अ सर्टेन मेटल वाज इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3.2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हैज़ अ ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी। तो इस रेडिएशन से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल थी जब हमने 2 इंटू 10⁻16 रेडिएशन की उसी मेटल पर रेडिएशन डाली। तो हम यहाँ पर एक कंक्लूजन लिख सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। और जितनी यहाँ वर्क फंक्शन होगा उतना ही यहाँ भी वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। ठीक है जी। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एच, ऐसे बनेगा। तो अब हम यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे। एक तो होगा ν2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 बाई एच, और दूसरा होगा ν1 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 बाई एच। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को अब यहाँ डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से आएगा आपके पास ν2 माइनस न्यू नॉट बाई ν1 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 बाई काइनेटिक एनर्जी 1, क्योंकि h कैंसिल हो गए। इसी को आगे लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 बाई द काइनेटिक एनर्जी 1। अब काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 1 भी कैंसिल हो गई। ν1 और ν2 की वैल्यू मालूम है हमारे पास। तो अब हमारे पास हो गया ν2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू, और ये टर्म हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ले गए, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ν1 माइनस न्यू नॉट, ऐसे। अब हम ν1 और ν2 की वैल्यू रख देते हैं, न्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। ν2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 ν1 माइनस 2 न्यू नॉट। अब सिमिलर टर्म न्यू नॉट की एक साइड ले आते हैं। तो हमारे पास हो गया 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 ν1 माइनस ν2, और ये वैल्यू हो गई न्यू नॉट इज इक्वल टू 2 ν1 की वैल्यू थी हमारे पास 2 इंटू 10⁻16 माइनस 3.2 इंटू 10⁻16। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो न्यू नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास 8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, इफ द फोटोन of wavelength 150 picometer strikes on an atom, right, and one of its electron is ejected with
velocity 1.5 into 10 raised to the power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bounded to the nucleus. मतलब समझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सॉल्यूशन क्वेश्चन में पूछा है ई नॉट की वैल्यू, वर्क फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि यही है बाइंडिंग एनर्जी जिससे वो बंधा है। तो फिर से वही हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास कोई मेटल है M, उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब आपने यहाँ पर एक रेडिएशन डाला जिसको हम लैम्डा कह रहे हैं, 150 पिकोमीटर, जिसको चेंज करना होगा आपको। और अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया जिसकी वेलोसिटी थी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि यहाँ की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, यानी वर्क फंक्शन कितना है, दैट इज ई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये बताना। तो हमें यहाँ दो काम करने होंगे। एक तो इसको एनर्जी में बदलना होगा, एक इस वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर ई नॉट आएगा, क्योंकि E इज इक्वल्स टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर ई नॉट इज इक्वल्स टू E माइनस काइनेटिक एनर्जी, ऐसे आए। तो दो काम करने हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करते हैं, विच इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा होगा। अब यहाँ पर 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 हो गया, c हो गया 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा क्योंकि पिकोमीटर में दिया है तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो अब हो गया 150 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12। सब ऐसा ही सिस्टम में है, तो जब हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको तो वैल्यू आएगी 13.25, ये तो मैथमेटिक्स हो गई, माइनस 16 जूल्स। ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन आ गई। अब दूसरा काम करना है इस वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², 1/2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg, ऐसा ही सिस्टम में, इंटू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 का होल स्क्वायर। इतना सब सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा लगभग 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 16 जूल्स। बेसिक बात है कैलकुलेशन का। तो आपको ये वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये निकालना है। तो अब तो माइनस करना है, आसानी से कर सकते हैं। देयरफॉर E शुड बी इक्वल टू 13.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 16 माइनस 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 16। तो ये आ गया आपके पास 12.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 16 इज द ई नॉट वैल्यू। इतना वर्क फंक्शन होगा या बाइंडिंग एनर्जी। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें।